अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जो लोग अपनी ज़िंदगियों में मेहनत कर रहे हैं अपने मकसद को पाने के लिए, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। और जहाँ पे मकसद आता है इंसान की ज़िंदगी का, तो इंसान पहले से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि जब इंसान की शादी नहीं हुई होती तो उसकी ज़िंदगी का मकसद ये होता है, वो छोटा होता है उसकी ज़िंदगी का मकसद होता है कि मुझे पढ़ लिख के इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है, कुछ भी। थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो फिर उसकी ज़िंदगी का मकसद थोड़ा सा और चेंज हो जाता है। जब वो ये सारी चीज़ें कर लेता है तो फिर उसकी ज़िंदगी का मकसद होता है कि मुझे शादी करनी है। फिर जब शादी हो जाती है तो बच्चे सामने आ जाते हैं। जब बच्चे सामने आते हैं तो फिर इंसान की ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वो होता है अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना, अच्छी तरबियत करना और दुनिया की हर चीज़ उनके कदमों में लाकर निछावर कर देना। तो जी हमारे आसपास ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है जो कि बहुत सारे मकासद अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम देखने में आए हैं जो कि जिनका मकसद भी पूरा होता है और जिनकी मेहनत जो है वो रंग लाती है और वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन तमाम चीज़ों के साथ जो कि एक कामयाब इंसान के पास होनी चाहिए। और इस वक्त जो हमारे पास एक कामयाब और स्पेशल जोड़ी मौजूद है वो भी कुछ ऐसे ही हैं। वो इस फील्ड में आए, अपनी तालीम तरबियत कंप्लीट करने के बाद इस फील्ड में आए और इस फील्ड में आने के बाद बड़ा नाम कमाया और नाम कमाने के बाद फिर दोनों ने शादी की और शादी के बाद अब उनकी माशाल्लाह से औलाद भी है, बड़ी प्यारी सी। और अब वो अपनी औलाद के लिए सोचते हैं जिस तरह के हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए सोचते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से स्पेशल मोमेंट्स आए हैं जो कि उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारे और ऐसे कौन से स्पेशल मोमेंट्स अभी आने बाकी हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में कोमल और फातिमा। बैठिए जी, तशरीफ रखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, दोनों मियाँ बीवी निखरते जा रहे कौन सी क्रीम लगा रहे, हमें भी तो पता चले इस निखार की वजह क्या है। इस निखार की वजह है मेफेयर। मेफेयर स्पेशल, जिस तरह के मेफेयर हर मोमेंट को स्पेशल बनाता है उसी तरह इनकी ज़िंदगी में भी ये दोनों स्पेशल हैं। और तीसरा जो इनकी ज़िंदगी में आया है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है। तो अब मुझे बताएं कि मैंने वैसे आप लोगों से कभी नहीं पूछी ये बात, आप लोग जितनी दफ़ा भी मेरे प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन आज मैं पूछ रही हूँ कि सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट कौन सा था जब आप दोनों ने ये सोचा कि हाँ ऐसा लगता है जैसे कुछ होगा, हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता स्पेशल बनेगा कि हम लोग एक साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और उस मोमेंट को स्पेशल कैसे बनाया गया? आपने बनाया, आपने बनाया? मुझे तो फातिमा फर्स्ट मीटिंग में बहुत अच्छी लगी थी और हम लोग बिकेम फ्रेंड्स, शूट पे मिले थे जिस तरह से और दोस्ती हो गई थी। लेकिन वो स्पेशल मोमेंट उस वक्त तक नहीं आया था जब तक हम दूर नहीं हुए थे। मैं लाहौर गया हुआ था, आई गेस ईद पर, हाँ, ईद की वेकेशंस पर लाहौर गया हुआ था और मैंने फातिमा को एक दिन रात को 2 बजे फ़ोन किया और मैंने कहा कि आई सीरियसली लव यू, मतलब आई लव यू और वो वाला पार्ट गुजर चुका था, बट मैंने एक्सप्रेस किया उस तरह से कि आई सीरियसली लव यू और मैं तुमसे शादी करूँगा। एक जो रिलेशनशिप होता है, जो लव यू रिलेशनशिप है सो इजी, आजकल सभी एक दूसरे को, बच्चे भी एक दूसरे को हो जाता है, वो आप श्योर भी नहीं होते कि आपको अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है उस इंसान के साथ या नहीं। लेकिन वो फिर वो एक ख्याल से दूर जाके रियलाइज हुआ था। दूर जाने के बाद एहसास हुआ कि हाँ मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं शादी करूंगा भाई, दूर नहीं रह सकता। मोहब्बत के अलावा आप जब दूर होते हैं तो आपको किसी के बारे में सोचने का बहुत अच्छा टाइम मिलता है। जब कोई साथ होता है आपके, आप रोज़ मिल रहे होते हैं, वो तो आप उसके बारे में इतना सोचते नहीं, बिकॉज प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, किसी बात पे लड़ाई चल रही होती है, आर्गुमेंट चल रहा होता है। जब आप दूर होते हैं तो आपको वो टाइम मिलता है कि आप किसी के बारे में सोचेंगे कि कितना अच्छा है या कितना अच्छा है आपके साथ। तो वो एक मोमेंट था मेरी लाइफ का। उसको मिस भी करना शुरू करते हैं ना? हाँ, उसको मिस करना शुरू करते हैं। तो वो आई बिलीव मोमेंट था मेरी लाइफ का। मैंने फातिमा को मिस किया और मैंने कहा कि फातिमा आई विल मैरी यू और मैं तुम्ही से शादी करूँगा। क्या बात है भाई। जैसे और ये एक इतना स्पेशल मोमेंट होता है किसी लड़की के लिए भी और किसी लड़के के लिए भी। जैसे शादी के बाद भी अगर आप बीवी बिल्कुल साथ रहती है तो हस्बैंड उतना मिस नहीं करता, लेकिन जब अम्मी के घर जाती है बीवी तो बिल्कुल साथ ही रहती है ना। साथ ही रहती है ना। हस्बैंड के वो अम्मी के घर जाती है तो फिर हस्बैंड मिस करते हैं, तो वो एक स्पेशल मोमेंट होता है जब। तुम अम्मी के यहाँ रहने जाती हो?
जी मैं जाती हूँ। अच्छा, मेरी शादी को 10 साल होने वाले, मैं एक दिन अपनी अम्मी के यहाँ नहीं रही, एक रात एक दिन नहीं रही। और मैं यहाँ से निकलती हूँ जाने के लिए और अभी मैं रास्ते में ही होती हूँ तो सऊद का फ़ोन आता है, कहते हैं हाँ वापस कब आओ। मैंने कहा सऊद पहुँचने तो दें, मेरी अम्मी बहुत दूर रहती है। मैं कहती हूँ सऊद मुझे अभी पहुँचने दो, तो मैं तो अभी पहुँची नहीं हूँ, आप वापसी का पूछ रहे हैं कि कब आओगी। फिर मैंने कहा अच्छा मैं सोचूं आज रह जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके रह लो। बीवी जो है वो टीवी की तरह, चैनल अच्छा आ रहा हो या ना आ रहा हो, टीवी चलना चाहिए। एक एहसास होता है कि हाँ कोई है, पर आवाज़ें घर में आ रही होती है। फातिमा को यही बोलते हैं कि फातिमा इतनी खामोशी होगी, स्पेशली अलमीर की बात आपको पता है, बच्चे की एक रौनक होती है, वो बोले ना बोले वो फिर भी उसकी बहुत रौनक है। तो अब लोग जाते हैं तो मैं अब फातिमा को ज़्यादा मिस करता हूँ। अच्छा आप देख लिया बच्चे की वजह से? देख लिया। अच्छा फातिमा ये बताओ कि तुमने कब ये सोचा था कि हाँ ये वो शख्स है जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ? आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है, बिकॉज शुरू में तो आपको बस मेरे ख्याल से इंसान अच्छा लगता है शुरू में, वैसे ही आपको बात करके शुरू में अच्छी बातें ही करते हैं तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन वो आपको कुछ टाइम साथ में गुजार के वो मेरे ख्याल से कोई स्पेशल मोमेंट नहीं, वो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जो आपको ग्रेजुअली पता चलता है कि एक इंसान के साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, वो मेरी कदर करता है या नहीं। तो अच्छा इस तरह से पहली बर्थडे दोनों ने जब एक दूसरे से मिलने के बाद जो पहली बर्थडे थी इनकी वो किस तरह स्पेशल बनाई? फर्स्ट बर्थडे मेरा था। हाँ हम फर्स्ट बर्थडे इनका था और हम लोग मेरे ख्याल से हाँ लॉन्ग ड्राइव पे हाईवे गए थे और बस इस तरह से। और उसके बाद की जो बर्थडे थी वो बाकी हम नहीं बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे। अच्छा पहला गिफ्ट क्या दिया जिंदगी में कुंवर ने तुम्हें और तुमने कुंवर को? मैंने कंवर को एक शर्ट और परफ्यूम दी थी और कंवर ने मुझे, अभी तक फातिमा यही करती है, एक शर्ट और एक परफ्यूम, मतलब एक पेट्रोल। मुझे मर्दों की शॉपिंग समझ ही नहीं आती ना, मतलब क्या है लड़कियों को तो आप चलो ये मुझे मेकअप दे सकते हैं, ज्वेलरी दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, शूज दे सकते हैं, हैंडबैग्स दे सकते हैं। तुम बहुत कुछ दे सकती हो, तुम मोबाइल दे सकती हो, आईपैड दे सकती हो, घड़ी दे सकती हो। पैसे दे दिया करो, पैसे दे दिया करो। मैं खुद खरीद लूंगा जो भी खरीदना है। नहीं तो यूजुअली मैंने काफी बर्थडेज पे कंवर के साथ यही किया, या मैं साथ चल लो मैं दिला देती हूँ गिफ्ट्स। और कंवर तो वो मुझे आपने क्या दिया होगा? कंवर मुझे परफ्यूम और चॉकलेट्स। वैसे फर्स्टली मैं शादी से पहले बहुत कम गिफ्ट देता था फातिमा को और अब उसकी सजा मुझे मिल रही है। नहीं कंजूस नहीं, ऐसे ही पता नहीं मुझे शायद आदत नहीं है वो, लेकिन शादी के बाद फातिमा ने ऐसा न्यूट्रलाइज किया है, फातिमा ने शादी के बाद मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। और भाई तुम्हारा बेटा दिया है तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें? शादी के बाद मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया कंवर। अरे भाई ये तो गड़बड़ होगी। That's a not so special moment for me। अच्छा शादी के बाद जो सबसे स्पेशल मोमेंट था दोनों की जिंदगी में वो क्या था? शादी के बाद मेरे ख्याल से अलमीर जब पैदा हुआ था वो सबसे स्पेशल मोमेंट था, बिकॉज उसकी पैदाइश भी एक मुआवजा थी, वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज से गुजर के, तो वो जो उसकी जो पैदाइश थी उसके दुनिया में आना, तो वो हमारे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम क्राइंग। Like right before the thing, डॉक्टर्स ने यहाँ तक बोला कि might be प्रॉब्लम हो तो we won't be able to save the child। अरे तो उस पर मुझे उस वक्त तक वो फीलिंग नहीं आई थी कि ओके बेबी होगा या मेरा बच्चा है या कुछ, और उसने बोला तो लाइक वो मोमेंट। तो उसके बाद जब वो हुआ और फिर इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम था कि उसका जो हाफ फेस था इट वाज ऑल ब्लैक, ब्रूजिंग, और उससे तो यहाँ तक उसका फेस ब्लैक था। इस तरह था कि उन्होंने किसी एक बंदे को अलाउ करते हैं कि आप अंदर जाके देखें, उन्होंने मुझे मास्क को वो पहना के, और मैं अंदर गया, मैंने देखा और मैं देख के ये हो गया, मैंने कहा अल्लाह ताला ये। और वो जो मोमेंट था उसके बाद से वो जो उस सेकंड के बाद की अटैचमेंट है ना, वो आई थिंक वो फादर्स फीलिंग है जो अभी तक मुझे लगता है कि वो सारी ज़िंदगी रहेगी और होती होगी फादर्स को, लेकिन मुझे लगता है कि वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि अपनी औलाद होती है तो क्या फीलिंग होती है आपको, वो कितना डिफरेंट होता है। डॉक्टर्स कहें कि आप खो भी सकते हैं और फिर आपको अल्लाह ताला उसके बाद आप उसको सेहतमंद औलाद हासिल कर लें अपनी औलाद को, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है आप लोगों का, अल्लाह उसको नजर बद से बचाए और हमेशा
सलामत और सेहतमंद रखे। आमीन। तो वो स्पेशल मोमेंट था। अच्छा, बच्चे की पैदाइश पे कुछ गिफ्ट दिया है उन्होंने आपको? जी, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, इन्होंने मुझे ज्वेलरी दी थी। ज्वेलरी? सोना चढ़ाया था, सोना। सोने में नहला दिया, सोने में तोल दिया। नहीं, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, अब तो फातिमा को तोल सकता हूँ मैं सोने में, उस वक्त वाली फातिमा को नहीं तोल सकता। वेट ज्यादा था। फातिमा ने बहुत जल्दी वेट कम किया अपना। जबरदस्त भाई। बस कोशिश जारी है अभी भी। अच्छा, कुछ खाने लगो तो हाथ रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं हाथ, मुझे भी बताओ। क्योंकि मुझसे नहीं रोकता हाथ, मैं तो बच्चों की चॉकलेट ही खा जाती हूँ। जब यहाँ से एक आता है ना, कल ही मुझे सुनने को मिला है गोल गप्पी हो रही हो। नहीं, अभी तो कम हो बहुत। अच्छा, ये बताओ, बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हम गिफ्ट देते थे। जैसे मैं जब ईद पे हम लोग एक दूसरे को चीज़ें देते थे तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डाल के देते थे। रुमाल दे दिया, टॉफ़ियाँ डाल दी, इस टाइप की बिस्किट्स के डब्बे डाल। तो बचपन में किसी को गिफ्ट दिया तो क्या दिया? कभी याद है कोई स्पेशल मोमेंट, किसी को पहली दफ़ा कुछ दिया? मैंने अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड को वो कैसेट्स दी थी। ये बचपन में इनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। यहाँ पे बचपन की मासूम शरीफ बातें हो रही थी, तुम कहाँ उसको फर्स्ट गर्लफ्रेंड पे ले गए? फातिमा 7th-8th क्लास में उस वक्त ट्रेंड था, कैसेट्स होती थी रिकॉर्ड करा के, वो गाने लिख के और वो सीरीज वाइज लिख के और मर्जी के, पहला नशा पहला खुमार, वो मैंने रिकॉर्ड करा के जो मुझे याद है। चलो भाई फातिमा, तुम्हें दिया आज तक इन्होंने गाने रिकॉर्ड करके? नहीं, इन्होंने गाने रिकॉर्ड करके नहीं दिए, सुनाए हैं, सुनाने लगते हैं। मैं MP3 CD दो, उसमें बोलो सारे गाने जो अच्छा लगे सुन लो। और मुझे याद है अच्छी तरह, हमने जो है मेफेयर की जो टॉफियाँ आती थी गाय वाली इस टाइप की, हमने बहुत लिफाफों के अंदर ईद कार्ड ना, इंडियन एक्टर जो है ना, उनके ईद कार्ड के अंदर सुनी देवी और उसके पीछे शेर, उसके साथ एक रुमाल, उसके साथ 10 रुपए, ये सब चीजें चिपका के फिर उसको खुशबू लगा के, परफ्यूम लगा के ना वो देते थे। और कभी कभी परफ्यूम नहीं होता था ना तो फिर हम पाउडर डाल देते थे उसके अंदर, कभी कभी नकली नोट। टॉफीज और कैंडीज की खुशी जो उस वक्त होती थी वो एक ऑसम फीलिंग थी जो आपको हमारे बच्चों को अभी भी होती है भाई। हमारे बच्चों को अभी भी होती है। मेरे जो फादर हैं उनके पास सलमीर जाता नहीं है ना वैसे, तो वो रिश्वत के तौर पे अपने पॉकेट में कैंडी रखते हैं, तो जब बोलते हैं कैंडी तो वो भागता आता है और वो सारा दिन यही करते हैं। तो मैं कहती हूँ अब्बू आप मतलब सारा दिन इसको कैंडी खिलाते हैं। बच्चों की यही स्पेशल चीजें हैं, कैंडीज हो गई, बिस्किट्स हो गए, उनकी मर्जी की चीजें उनको खाने की अगर नजर आ जाए वो उसी में खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी वैसे चॉकलेट पे तो हाथ रोका हुआ होगा तुमने? वैसे कभी कभार हो जाती है। लेट नाइट मंचिंग फातिमा की बहुत ज्यादा ऑन रहती है। जब मैं मूवी देख रहा हूँ तो रात को तो फातिमा नॉन स्टॉप। हाँ, मेरा यही होता है, पूरे दिन डाइटिंग करके रात को 3 बजे सब। क्या फायदा है यार, सब किए कराए में पानी फेर देती हो। पूरा दिन गुजर जाता है ना, काम पे होते हैं। आपके रात को जब वो मूवी देखना तो आपके लिए हमने ये रखी हुई है, ये मेफेयर स्पेशल बास्केट्स हैं आप लोगों के लिए, ये आपके लिए और ये आपके बेटे के लिए। तो बिल्कुल ही अच्छे लगोगे। नहीं, आप लोगों के लिए है। और ये कुछ बास्केट्स हैं जो आपने यहाँ पे बैठे हुए बच्चों को देनी है, तो आप लोग अपने हाथ से दीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत सारी तालियां जी दोनों के लिए, ले लीजिए। अच्छा, और जी मेफेयर आपके किसको चाहिए? आम लम्हात को भी स्पेशल बनाता है। मेरे ख्याल बच्ची जो है, बच्चों को दे, जो छोटे बच्चे हैं, सब बच्चों को बैठी हुई। कुछ थोड़ा बहुत करके दिखाना होगा फातिमा, ऐसे तो नहीं मिलेगी। कुछ करके दिखाना होगा, गाना गा के दिखाना होगा। गाना कौन गाएगा? कौन गाएगा गाना भाई? चलो जल्दी से, हैं? गाना गाएंगे। हाँ, अच्छा जी, माइक दें इनको, गाना गाएं। माइक दीजिएगा जल्दी से। माइक ले। अच्छा लाइए जी। चलो भाई, कौन सा गाना सुनाओगे? चलें जी। पल पल तेरियां यादां विच है तू, दिल क्यों मैं क्यों दस्सां नी दस्सां दिल में तू। पल पल तेरियां यादां विच है तू, दिल क्यों मैं क्यों दस्सां नी दस्सां दिल में तू। वाह 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 वाह। अच्छा जी, मैं तो ये सबसे छोटी बच्ची को दूंगी जो यहाँ पर है। ये लो भाई। और ये इनके लिए
चलें, थैंक यू। और जी हाँ क्या? तुमने वो शर्मीली बच्ची ही क्यों चूज की फातिमा? क्योंकि वो अच्छी क्यूट सी बच्ची थी, शर्मीली सी, इसीलिए। अच्छा जी, वो बच्ची थी इसीलिए बच्चों को देना था। बिल्कुल बच्ची थी इसलिए बच्चों को देना था। मैंने भी वो सबसे छोटी देखी कि कौन सी सबसे छोटी है। अच्छा, कुछ बच्ची ऐसी जो छोटी लगती है लेकिन होती नहीं है, कुछ ऐसी होती हैं जो कि छोटी होती है लेकिन बड़ी लगती हैं, जैसे मैं। सबसे पहले 10 साल बड़ी लगती हूँ। सबसे पहले तो जवेरिया ने सबसे छोटे बच्चों को दे दिया ना, और उसके बाद बोला कि बाकी बड़े बच्चों में बांट दें। अच्छा जी, एक गाना सुनते हैं और फिर गाने के बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। तो काशिफ भाई, हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे पी तो लहर आ डुबोती, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। काशिफ भाई क्या जबरदस्त, काशिफ आप छा गए। बहुत खूबसूरत। आपने इस लम्हे को स्पेशल बना दिया ये गाना गा के। क्यों जी? लवली है ना?
तो जी एक स्पेशल सी ब्रेक भी लेते हैं, स्पेशल सी गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, हमारी बहुत ही प्यारी जहां आरा है और हमारी बहुत ही प्यारी सादिया गफ्फार। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। सादिया अपने लिए तालियां बजा रही हो, आपा की तालियां नहीं बजाई। नहीं, मैंने आपा के लिए बजाई। नहीं। चलो हम एक दूसरे के लिए तालियां बजा रहे हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कुछ स्पेशल रिश्तों की, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि इन स्पेशल रिश्तों को या इन स्पेशल मोमेंट्स को जो है वो ख़राब कर देती हैं। और ख़ासकर शादी एक सबसे मेन चीज़ होती है। किसी भी मर्द हो या औरत हो, उसकी ज़िंदगी में एक मकसद जो दूसरे मकासद होता है, उसमें एक मकसद शादी भी होता है, क्योंकि वो एक ही बार होती है। हाँ, तो उस शादी को खराब करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, कुछ लोग बहुत बार करते हैं, बहुत बार। एक बार वाली स्पेशल होती है ना, उसके बाद तो आदत हो जाती है, उसके बाद बस हो रही होती है। हाँ। तो जी कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे यहाँ जो इन खूबसूरत रिश्तों को जो कि और इन खूबसूरत बंधन जो बनते हैं उनको ख़राब करती हैं। और उनमें एक चीज़ पे हम आज बात करेंगे और वो चीज़ है जहेज़। कहते हैं कि जहेज़ एक लानत है, लेकिन फिर भी ना देने वाले बाज आते हैं और ना ही लेने वाले बाज आते हैं। और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो कि मियाँ बीवी तो खुश होते हैं, लेकिन चूंकि औरत जो है वो जहेज़ नहीं लेकर आई होती है, दुल्हन जहेज़ में कम चीज़ें लाई होती है, उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया जाता है और फिर गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं और फिर लड़ाई झगड़े करा के उस रिश्ते का बेड़ा गर्क करके उसको तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। तो उसमें उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या कुंवर तुमने जहेज़ लिया था शादी में, या तुम्हारी अम्मी अब्बू ने अपनी खुशी से कुछ दिया था? वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी जहेज़ में आप एक काम करें, हमें पैसे दे दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें, बहुत सारे घरों में ऐसा है, बड़े बड़े घरों में भी है बिल्कुल कि भाई एक फ्लैट दे दें। जो ऊंचे लोग हैं वो अपने हिसाब से बोलते हैं, एक फ्लैट दे दें या एक गाड़ी दे दें बच्ची को, इस तरह से। मैंने तो एक बिल्डिंग मांगी थी, एक गाड़ी मांगी थी। झूठ नहीं बोला, सच बताओ। नहीं, हम लोग जब गए थे फातिमा के घर और शादी वादी की बात पक्की हो गई थी, वो तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत, उन्होंने बल्कि साथ में ये भी कहा था कि हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे, हमें वाकई में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं जहेज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज वो लड़की अपनी चीज़ें अपने साथ लेकर आती है, सो शी वुड बी एबल टू यूज दैट, जो वो खुशी से लाती है। मैं अगेंस्ट हूँ उस डिमांड के लड़के ये चाहिए, और जब लेकर आई ये इस क्वालिटी का है, ये तो वो अपने लिए लेकर आई है बाबा, आपके लिए थोड़ी लेकर आई है कि आप उसको जज करेंगे कि ये लेकर आई और ये नहीं लेकर आई। जैसे मैं जो लेकर गई थी वो अपना सिर्फ रूम का फर्नीचर लेके गई थी, मैं ये नहीं कि लाउंज और ड्राइंग रूम ये वो, बिकॉज दैट्स ऑफ माय ओन। वो तो देखे ना, एक माँ बाप जो होते हैं, हर माँ बाप ये चाहता है कि हम अपनी बेटी को अपने हिसाब से, अपनी इस्तिताअत से ज्यादा दे, ताकि हमारी बेटी, कोई भी गरीब से गरीब इंसान भी होता है वो खाली हाथ नहीं जाने देता। लेकिन वो चीज तो ये होती है ना कि आप अपने खुशी से अपनी बेटी को दें। और ये हमारे डिमांड्स रखते हैं, और ये हमारे मजहब का हिस्सा है। बिल्कुल, रसूल पाक ने भी अपनी बेटियों को उनके इस्तेमाल की चीजें दी थी, ताकि आप एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब फर्ज करें कि एक घर है जिसमें ऑलरेडी किसी की बहुएं हैं या ऑलरेडी लोग रहते हैं वहाँ पे, और बोलें कि ये तो हमारी चीज़ है, तुम क्यों यूज़ करी हो ये वो, और इस तरह से, तो एटलीस्ट आप उसकी इस्तेमाल की चीज़ें। अब लोग क्या कहते हैं कि ये लेकर आएगी, और डिमांड्स के अलावा एक्सपेक्टेशंस जो नहीं कह रहे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम एक मिल ओनर की बेटी से शादी करें तो एक छोटी गाड़ी तो लेकर आएगी ही ना। ये गलत है। फ्लैट भी साथ में दिमाग में होता है, छोटी मोटी चीजें, वॉशिंग मशीन भी लाओ। एग्जैक्टली। आजकल आई थिंक ट्रेंड बदल रहा है, जितने भी नए लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो जब भी शादी कर रहे हैं, तो मैंने अपनी सराउंडिंग में देखा है कि वो कहते हैं कि नहीं, लड़कियां भी अपने माँ बाप से कहती हैं कि कुछ नहीं चाहिए, और लड़के भी कहते हैं ओके ठीक है, सिंपल सी शादी, तो कुछ नहीं। और शादी तो हो जाती है, लड़के लड़की नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा
जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं या जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे, उनमें भी ये चीज़ें हैं कि जी नहीं हमें जहेज़ नहीं, लड़का कहता है कि मुझे जहेज़ नहीं, लड़की कहती नहीं। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं घर के अंदर रहने वाले लोग, वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फ़र्ज़ करें कि पहली बहू अगर घर में है और वो बहुत ज़्यादा जहेज़ लेके आई हुई है, तो वो दूसरी को ऐसे देखती है हकारत से, जैसे कि तुम हो क्या भाई, तुम तो कुछ भी नहीं लेके आई हो, मैं तो ये लाई, तो मैं तो इससे ये यही नतीजा निकलता है ना बेटा। और आपको उसी की उतनी ही रिस्पेक्ट मिल रही है जैसा बिल्कुल जैसे आप लेकर आए घर में, और आप उसी की जाके चीज इसका नतीजा यही निकला ना कि जहेज बजाते खुद, जैसा कि अभी आपने कहा था कि लानत नहीं है, जहेज को मैं लानत नहीं कहती। भाई देखो, जब हम एक छोटे मोटे सफ़र पे भी जाते हैं अपनी चीज़ें लेके तो हम अपनी चीज़ें संभालते हैं। भाई ये 4 जोड़े हैं, ये दो जोड़े हैं, ये पार्टीज के लिए रख लिए, 2 जोड़े जो हैं रोज़मर्रा बाज़ार जाने के हैं, कुछ बैग्स रख लिए, कुछ मतलब अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो हैं हम अपनी सेट कर लेते हैं। शादी तो ज़िंदगी का इतना बड़ा सफ़र जिसके आप आगाज़ कर रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए अगर थोड़ी सी आप तैयारी कर लेते तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये भी होता है कि अपनी बेटी को हमेशा के लिए रुखसत कर रहे होते हैं घर से, नहीं, और तो हर दूसरी बात इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को तोहफे तोहफ़े दे के रुखसत वो करें। लानत उस वक्त बनता है वो जहेज जब डिमांड जब उसके वो एक कंपल्सिव चीज़ बन जाती है। अक्सर घरानों में मैंने देखा है बेटे कि शादी अब तय हो गई तो वहाँ से एक लिस्ट आ गई कि ये चीज़ें जो है ना, बहुत अच्छी फैमिलीज, हाँ बहुत अच्छी फैमिलीज में मैंने देखा है। और बल्कि मैं तुम्हें एक चीज़ ये बताऊँ, मेरे नज़र से ये चीज़ गुजरी हमारे वाकिफ़ों में कि शादी तय हो गई, लड़की भी नहायत आला तालीम याफ्ता, लड़का भी ठीक ठाक, वो कराची छोड़ के थोड़े दिन के लिए उनका मसलन लाहौर ट्रांसफ़र हो गया या किसी और दूसरे शहर। अभी मंगनी हुई है, मंगनी में मैं ख़ुद शामिल हुई थी उस बच्ची की। वहाँ से ये ख़त आता है, एक इतनी बड़ी उसके अंदर लिस्ट है, यहाँ हमें बहुत अच्छा रिश्ता मिल रहा है और वो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें दे रहे हैं। अगर आप इससे मैच कर सकते हैं तो फिर हमारी शादी कायम है, वरना तो फिर थैंक यू वेरी मच। तो वो तो वहीं तोड़ देनी और वो लड़की इतनी पढ़ी लिखी लड़की, उसने कहा टू हेल विद इट, कह लेंगे मैं सही किया। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये एक किस्सा नहीं है, मेरे नज़र से 2-3 ऐसे केसेस गुजरे हैं। और वो लड़कियाँ चूँकि वो पढ़ी लिखी थी, अपने पाँव पे खड़ी हो सकती थी, इसलिए उनमें इतनी हिम्मत थी। बिल्कुल ऐसा भी होता है कि जो लोग एक दफा जिनको मांगने की आदत पड़ जाए ना, फिर वो सारी जिंदगी मांगते रहते हैं। फिर वो कहते हैं लड़के का बिजनेस करवा दो, इसको दुकान करवा दो। ऐसे लोगों से जिनका पहले पता चल गया, बिल्कुल पहले पता चल गया, मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। लेकिन फातिमा वो सही कह रही है, सब लोग ऐसे नहीं है जो इस तरह के मौके पे विड्रॉ कर सकें। बिल्कुल बहुत सारे लोग ब्लैकमेल होते हैं, बिल्कुल ब्लैकमेल होते हैं, शादी तो करनी और है। देखिए चालाकी देखिए उनकी कि सब कुछ तय हो गया, उसके बाद उनको पता है कि अब तो ये फंस गए हैं, अब तो इन्होंने कहीं जाना नहीं, अब तो ये अपनी इज्जत रखने के लिए हम करेंगे। तो बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं ना। मैं क्योंकि सोशल वर्क से मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है, बहुत अरसे से रहा है। एक बहुत ही जहाँ की आबादी, जो छोटी आबादी है, वहाँ पे एक जगह थी जहाँ मैं जाया करती थी, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल होम वगैरह था इस टाइप की। तो वो बच्ची एक थी, तो मुझे नज़र नहीं आई, मैंने कहा वो बच्ची नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा कि जी वो उसकी शादी होने वाली है। खैर मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह मुबारक करे। चंद दिनों के बाद मेरा फिर वहाँ पर जब जाना हो तो वो बच्ची वहाँ मौजूद थी। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी शादी हो गई थी? कहने नहीं मैडम मैंने शादी नहीं की। तो बहरहाल उससे बहुत मैंने पूछा गिछा, तो यही हुआ कि ऐन निकाह के दिन, जिस वक्त निकाह हो रहा है, उन लड़के वालों ने कुछ डिमांड्स पेश कर दी। और ये फिल्मी बात नहीं है, ये हकीकत है। डिमांड्स पेश कर दी और ज़ाहिर बात है बाप बेचारा परेशान कि कहाँ से मैं लेकर आऊँ। हर शख्स की इतनी हैसियत तो नहीं होती कि खड़े खड़े हज़ारों लाखों रुपए की कोई चीज़ ला के खड़ी कर दे। जब उसने ये देखा, उसने वहीं मना कर दिया, वहीं मना कर दिया कि मैं ये शादी नहीं करूँगी, निकाह नहीं होगा। उस बच्ची की हिम्मत देखिए आप। तो जैसा कि आपने कहा कि आजकल अवेयरनेस बच्चियों में आ गई है, लड़कों में भी आ गई है, लेकिन हमारे चारों तरफ का जो माशरा है वो हमें प्रेशराइज करता है। बिल्कुल। और उस प्रेशर में आके हम लोग
उसको खुश करने के लिए, उसे खुश करने के लिए हम वो काम करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। अक्सर लड़के के माँ बाप कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार पूछते हैं कि बहू क्या लाई, उस चक्कर में मतलब सजाया भी जाता है भाई। हाँ, तो अक्सर मैंने सजाया जाता है, शादियों में सेट दिखाए जाते हैं, ये लेके जा रही है, ये कि भाई चलिए आपने कह दिया कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे जोड़े नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, तो एक खातून कहने लगी कि आपने तो मना कर दिया, लेकिन मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। उस पर मैंने कहा कि उन घर वालों को मेरे पास भेज दो, उनको मैं समझा दूंगी। अच्छा जी, इसमें बहस जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक देते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और बात चल रही है जहेज के ऊपर कि जहेज से कितने घर मुतासर होते हैं, कितने रिश्ते टूटते हैं और कितने रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं शादी के बाद। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे एक जानने वाले, मैंने पहले भी किस्सा सुनाया है, मैं उनके घर गई तो उनके घर पे एक चीज़ पे ना मुस्तकिल बहस हो रही थी और वो था फ्रिज। भाई ठंडा पानी नहीं है, पड़ोस से बर्फ़ ले आओ, ये कर लो वो कर लो। तो मैंने कहा यार अब तो किस्तों पे भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो नहीं, मैंने कहा फ्रिज क्या ख़राब हो गया? हाँ फ्रिज तो देखो ना 1 महीने से ख़राब हो गया। मैंने कहा तो वो तो बन के भी ख़त्म हो गया ना, अब तो बन भी नहीं सकता। तो मैंने कहा नया ले लो। ये नहीं यार बहुत महंगा है ना, इसलिए अम्मी कह रही है कि अभी नहीं। तो मैंने कहा तो किस्तों पे आ गया है तो किस्तों पे ले लो। हाँ। नहीं वो 3 महीने बाद भाई की शादी, तो फिर वो भाभी तो ले ही आएंगी, तो क्या जरूरत है हमें लेने की। ये भी तो एक्सपेक्टेशन तुमने कहा ना, एक्सपेक्टेशन तो आना ही है, मतलब आपने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि क्यों आना है भाई। तुम्हारे घर में जब चीजें मौजूद हैं उसको ऊपर मजीद अच्छे खासी फ्रिज घर, ये जो खैर जो यहाँ तो खराब हो गया था, अच्छा खासा हमारा फ्रिज चल रहा है, तो क्या जरूरत है एक और ढिम्मा का ढिम्मा आके खड़ा हो जाए, जगह भी नहीं है। मुझे लगता है कि इस ट्रेंड को चेंज करने के लिए थोड़ा सा लड़कों को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और होना चाहिए। तो लड़के वालों को, ये एक्चुअली लड़के तो खैर है, लड़के तो हैं बेचारे। नहीं लड़के तो कुछ नहीं कहते बेचारे, ये तो इधर उधर के हाली मवाली जो है ना वो शोर करते रहते तो चाय से ज्यादा चाय की प्याली गर्म है। तो ये सही कह रही है, दूसरे लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, वो खामखाई की परेशानी होती है भाई। अब नहीं, लड़के वालों को थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। लड़के वालों को जब तक स्टेप नहीं, क्योंकि लड़की वाले बहरहाल हमारा माशरा अभी तक इतना ज़्यादा खुला नहीं हुआ है कि लड़की वाले जो हैं खड़े होकर उनको अपोज कर सकें, तो वो थोड़ी सी एक दबाव की तरफ रहते हैं। लेकिन अगर लड़के वाले खुद ही एक स्टेप लें कि भाई हमें ये सब, हालांकि ये भूल जाते हैं कि अपनी भी बेटी है। हाँ। ये मुझे समझ नहीं आता। मैं तो अगर कुछ लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि बेटी की शादी होने वाली तो बहू जो सामान लाई है वो पैक का पैक चला जाता है बेटी के साथ। बहू का नसीब ही नहीं होता बेचारी को, बहू का नसीब ही नहीं होता वो। ये तो अच्छा रिसाइकलिंग अच्छी चीज है। ये छोटी मोटी डिमांड्स तो समझ में आती है, मगर ये जो गाड़ी और बाइक और प्लॉट, ये डिमांड्स क्या है? ये बड़े लोग की, भाई बड़े लोग की बड़ी बात है। ये है कि लड़की अपने उसका सामान लाए, ये नहीं कि पूरे घर के भाई अपना अच्छा सामान। कुछ लड़की वाले जानबूझ के कि लड़की की मोनोपोली सेट होगी, उसको गाड़ी और ऐसी चीजें देते हैं, जानबूझ के देते हैं ताकि हमारा थोड़ा अपर हैंड रहेगा और थोड़ा। क्यों अपर है? तो ये फॉल्ट इसका मतलब है सिर्फ लड़के वालों का नहीं है, लड़की वालों का भी है। इनको भी एक ट्रेंड सेट करना चाहिए कि इनको खुद एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम नहीं देंगे कोई भी चाहिए। तुम नहीं लेके जाना कुछ। मैं तो पक्का नहीं लेके जाऊंगी। तुम बहुत देर से जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था ना, मैं रेडी थी। अच्छा ये भी होता है, अभी शादी हुई है ना, अभी तैयार बैठी है दुल्हन, अब बराबर में ना जैसे ये दुल्हन बैठी है ना, ये मैके का है, किसने दिया है? सोने का जी, वो हीरे है कि नहीं? अच्छा किसने दिया है? पुप्पी ने। किसकी पुप्पी, तुम्हारी है लड़के की? यार दुल्हन बने में मैं दुल्हन बनी भी बैठी हूँ और एक है खातून, वो समझ जाएंगी, वो समझ जाएंगी कि मैं उनका किस्सा सुना रही हूँ। वो आके मेरे साथ बैठी है। अच्छा हम तो सारी जिंदगी काम ही करते रहे, हमें तो टेंशन ही नहीं थी कि दुल्हन ने क्या पहना है, दुल्हन ने क्या पहना है। कभी अम्मी ने भी नहीं पूछा कि किसी शादी में गए थे किसने क्या पहना था। मैं बैठी हूँ आके ना, पहले तो उन्होंने यूं करके हाथ लगाया ना, सोने का है? मैंने कहा हाँ। अच्छा
अंगूठी किसने दी है? बोले अब्बू चोरी करके लाए हैं। मेरी है। अच्छा ये चूड़ियाँ, मैंने कहा कौन है आप? तो मैं जानती भी नहीं। चूड़ियाँ 6 क्यों है 12 क्यों नहीं? मैंने कहा कौन है आप? मैं वो उनकी वो तुम नहीं जानती मुझे? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानती, और आप क्यों मेरी चीज़ों के बारे में इस तरह पूछे जा रही हैं? और हाय अल्लाह, दुल्हन होके इतना बोलती है? भाई तुम दुल्हन से सवालात कर रही हो, तुम्हारे नंबर कट गए हैं? दुल्हन से सवालात कर रही हो तब दुल्हन नहीं बोल रही। जब मैंने झाड़ दिया तो फिर कहनी अल्लाह तौबा तौबा, दुल्हन होके इतना बोलती हो? मैंने कहा वहाँ जाके बैठे प्लीज। अब आज भी वो यही कह रही होंगी शो देख के, ये तो बहुत बोलती है। अरे वो कोई बहुत ही दूर की कोई थी, वो दूर के भी रिश्तेदार जो लग के शादी में नहीं आ जाते साथ, हम भी चलते हैं उनकी शादी, हम भी चलते हैं, वो वाली थी। ये जो दूर वाले होते हैं सबसे ज्यादा टो में रहते हैं, क्या हो रहा है? तो वो वाली थी। अच्छा जवेरिया सऊ की शादी हम भी चलते हैं साथ। ये वो वाली थी जो लग के आ जाती है, इनको कार्ड भी नहीं गया होता। हाँ बिल्कुल। तो वो इतनी ज्यादा वैसे मुझे लगता है 2 एक्टर्स की अगर आपस में शादी ना तो आराम से कार्ड बेच सकते हैं आप। बेच सकते हैं। नहीं मेरी तो लाइव चल रही थी ना, मेहंदी लाइव चली है और शादी भी, तो जितनी देर वो लाइव चलती रही उतनी देर लोग आते रहे, जोक दर जोक आके बढ़ते रहे। तो 3-4 हज़ार तो आ ही गए होंगे माशाल्लाह से, क्योंकि खाने का बिल जो हमने बाद में दिया, और 3 दफ़ा खाना लगा। एक 10 बजे लगा, एक 12 बजे लगा, और आखिरी 2 बजे लगा। खाना बना था फिर भी लगा था। तो तुम्हारे साथ भी मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है हर दुल्हन के साथ ऐसा हुआ। जानने वाले और उनकी जानने वाले बोलते हैं इनविटेशन कार्ड मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। बहुत बुरा लगा आपने हमें नहीं बुलाया, आप कौन भाई? और हमारे रिश्तेदार हमें फोन करके बोल रहे हैं वो है हमारे नेबर्स, वो बोल रहे हैं कि फातिमा और कमर की शादी में आना है, और इसको भी ले आए उसको भी। भाई क्या हो गया, मतलब शादी है क्या है? ये तो तुम लोगों की वजह से कि भाई तुम इतने मशहूर लोग थे, तो आपका है। आम तौर से क्या होता है, जब शादी वादी हो चुकी, कमबख्त जब बाहर निकलो तो पहला आदमी वही नजर आता है जिसको अपने कार्ड नहीं भेजा। और मजे की बात, जब आप मूवी देखने बैठते हैं ना शादी की, दुनिया को बुला लिया, वही रह गया था बदबख्त, वही सामने नजर। और जब मूवी देखने बैठते हैं और जो शुरू में दिखा रहे थे ना, पहले तो हॉल सजा हुआ दिखाते हैं, उसके बाद एंट्रेंस से जो लोग आने शुरू होते, ये कौन है? आपका वाला? नहीं हमारे तो रिश्तेदार नहीं है। आपके होंगे? नहीं हमारे रिश्तेदार भी नहीं है। तो ये कौन लोग हैं? हमारी शादी के हमने तो खाली लिफाफे भी खोले, खाली। हमारे यहाँ तो चोर पकड़ा गया था, चोर पकड़ा गया था। नाम लिखे हुए थे। हम यहाँ के बहुत बड़े होटल में वो शादी थी हमारे रिश्तेदारों की। वो तो क्योंकि मूवी कमबख्त बन रही होती है ना, वो तो बहुत अच्छी चीज है, तो वो बाकायदा वो शख्स पकड़ा गया, दूल्हा की जेब में से निकाल रहा था। ये ले, और मैं अब आपको सुनाऊं, मेरी शादी में मेरे देवर अमेरिका से आए हुए थे, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मेरी ससुराल सारा अमेरिका में, तो जो शुरू से आए हुए थे 1 महीना 1.5 महीने पहले जो लोग आ गए थे, उनका तो पता था लोगों को कि हाँ ये देवर है, ये नंद है, ये सास है। जो बाद में आए ना एन वक्त पे, उनका किसी को पता नहीं था। तो एक खातून जो है वो मेरी अम्मी बनी हुई वहाँ पे, और तोहफे ले रही है गेट के पास। मैं जवेरिया की अम्मी लाइए इधर रख दीजिए, मैं जवेरिया की अम्मी लाइए इधर रख दीजिए। तो वो उन्होंने देखा ना कि ये जवेरी के, वो मेरे चाचू के पास गए, कहने गए कि ये कौन आपकी? नहीं हम तो नहीं जानते इनको। अच्छा भाई कौन है? मैं जवेरिया की अम्मी हूँ, गिफ्ट लाए यार। मैं जवेरिया का चाचा हूँ। ये कौन सी अम्मी? मेरे भाईजान ने कौन सी शादी की? मैं तो नहीं जानता। तौबा, मतलब आप गट चेक करें, देखें आप। और बिल्कुल गेट के पास खड़ी थी, वहीं से बाहर जा रहे थे तोहफे, गाड़ी में रखे जा रहे हैं। सही है, वो डिजर्व करती है, इतना रिस्क लिया उन्होंने, है ना? ऐसे लोगों को भी शाबाश है भाई। तो जी आप लोग कितने, जैसे आप लोग खवातीन यहाँ बैठी हैं, कितने लोगों ने अपनी बेटी की शादियों पे जहेज दिया, या कितनी शादियाँ ऐसी आपने? दीजिएगा जरा माइक। नहीं जहेज तो दिए, लेकिन कितनी मुश्किल हुई अगर आपको, आप में से किसी को। ये चीज पूछने की चीज है। जहेज तो देने के लिए इंसान न जाने कितने पापड़ बेलता है। जी जी, मैंने अपनी बेटी को जहेज दिया था, लेकिन अपनी गुंजाइश के हिसाब से दिया था, जो मैं अफोर्ड कर सकती थी उस तरह दिया था मैंने। और मेरे कोई वहाँ से भी डिमांड नहीं थी कि बहुत कुछ चाहिए। और मेरे जो दामाद हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला ऐसे दामाद और ऐसा ससुराल सबको दे, और सबकी बेटियों का नसीब अच्छा करे। मेरी बेटी भी खुश है, और मुझ पर कोई कर्ज भी नहीं हुआ। मैंने जितना मैं अफोर्ड कर सकती थी उतना मैंने दिया, और ज़रूरत की हर चीज़ दी मैंने उसे, सब कुछ दिया। गाड़ी भी दी थी मैंने, बाइक भी दी थी, और फ्रिज भी दिया था, वॉशिंग मशीन भी, सब कुछ दिया था। देखिए अपनी खुशी से मैंने दिया। और
मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे घर में ना एक पुराने जमाने का वो संदूक नहीं होता, इतना बड़ा जो संदूक होता था, वो उसको हम कहते थे भम्बू बॉक्स। वो हर घर में होते हैं, भम्बू बॉक्स, जिसके ऊपर चादर रख के उसको या तो बिस्तर रखे जाते हैं, फिर इस्त्री की जाती है, कि उसमें सामान, उसमें अम्मी हमारे सामान जमा करती थी, देगचे, कपड़े और पता नहीं क्या क्या चीजें, कंबल में। अम्मी क्या है इस संदूक में, क्या है, कौन सा खजाना है? अरे भाई जहेज के लिए सामान, और हम में से कोई भी वो नहीं लेके गया सिवाय देखचो कि मैंने कुछ नहीं लिया उसमें से। मैंने कहा मुझे देखते दे दे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, और बात हो रही है जहेज पे। आप मुझे बताइए, आपने कितना जहेज दिया है या लिया है? भाई जो कि एक नॉर्मल कोई इंसान, किसी के घर शादी होती है, एक लड़की है उसकी शादी हो रही है, वो चीज़ें जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, वो सब चीज़ें जो कि उसके इस्तेमाल की हैं। कपड़े आमतौर से उनके ऊपर बहुत वो होता है, और क्योंकि कपड़े जो है ना, कपड़े वो इस्तेमाल में आते हैं शादी के फ़ौरन बाद, कहीं दावत हो रही है, कहीं कुछ हो रही है। आम तौर से जो कि रीत चली आ रही है बरसों से, उसमें ये होता है कि बरी के जोड़े जो होते हैं वो भारी होते हैं, और जो जहेज़ के जोड़े होते हैं वो रोज़मर्रा के पहनने के होते हैं। मैंने जब अपनी बेटी की शादी की तो मैंने उनको डिवाइड कर लिया कि भाई 10 जोड़े होंगे वो सुबह के पहनने के, 10-12 जोड़े अगर दोपहर को कहीं लंच पे जाना है, कुछ करना है, वो कपड़े हो गए, कुछ डिनर के हो गए। मगर इस तरह से मैंने उनको डिवाइड कर लिया। उसके अंदर कोई मार तुमार की ज़रूरत नहीं है। ढंग के कपड़े जो कि आपको आदत है एक ख़ास किस्म के कपड़े पहनने की, उसी स्टैंडर्ड से तो आप बनाएंगे ना अपने कपड़े। तो जाके ये तो नहीं होगा कि अगर आप पहनने की आदत है आपको सिल्क या जाके छींट के कपड़े आप बना लेंगे अपने, नहीं करेंगे। ख़ास तौर से शादी के लिए तो नहीं करेंगे। वो हो गया। और हमारे जो थे समझाने वाले, उन्होंने सच्ची बात है कोई वो नहीं किया, कहने लगे वही वाली चीज़ कि हम वाकई आपसे कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। फिर भी जाके बेडरूम का जैसे कि सेट कर दिया, भाई बच्ची जा रही है ज़रा खूबसूरत, अगर बेडरूम, वो आपकी अपनी खुशी, वो हमारी अपनी खुशी, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो इस तरह से जैसे कि एक सिंपल नॉर्मल एवरेज इंसान करता है, वो मैंने किया। मेरे साथ मेरे वालिदैन ने भी ये किया। मैं तो खैर शादियों की यहाँ से बाहर चली गई थी, तो वो तो बेडरूम सेट और फलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो चीज़ें मेरे साथ थीं वो थीं। हाँ, ये ज़रूर मेरी अम्मी ने किया था कि भाई जब चीज़ें हम लेंगे, बेडरूम सेट लेंगे या कोई और चीज़ लेंगे जो कि तुम नहीं ले जा रही हो, तो उतना पैसा लेके उन्होंने मेरे नाम से एक अकाउंट खोल दिया। ये अच्छी बात है ना, ताकि काम तो आए। मेरे असली अकाउंट खोल दिया कि बेटा ये तुम्हारे, हमने अपने हर माँ बाप अपने जहन में एक रखता है कि मैं अपनी बच्ची के लिए ये करूँगा। बिल्कुल। तो वो उठा के उन्होंने मेरे लिए अकाउंट खोल दिया, और वो बरसों वो अकाउंट रहा मेरा। तो ये सब तरीके, मगर ये नॉर्मल एवरेज लोग ये कर सकते हैं। किसी ने कुछ नहीं बहुत मांगा, एक पढ़ा लिखा तरीका है और बहुत अच्छी। हाँ, किसी ने कुछ नहीं मांगा, किसी ने कुछ देने की बात नहीं की। अच्छा, अब आ गया जोड़ों का सवाल। ये शादी के ऊपर ये मसले बड़े होते हैं कि तेरा जोड़ा मेरा जोड़ा, आप लोगों ने भी पहनावनियाँ है ना, पहनावनियाँ बड़ी अजाब है वो। भाई पहले वो पसंद भी नहीं आती। नहीं, पहनावनियाँ पहले होती थी, क्या होता था अब नहीं, अब लड़कियों के लिए दुपट्टे चले गए, चूड़ियाँ चली गई। हाँ, ये तोहफे वहाँ से आ गए, उसके अंदर मार तू मार नहीं। अब ये है कि दुपट्टे और चूड़ियाँ जो हैं वो सोने की होने लगी। एग्जैक्टली। मैंने और दुपट्टे जो होने लगे वो बहुत ही भारी किस्म के, हालांकि ये एक टोकन होता है। इसके अलावा भी जब बच्चे की पैदाइश होती है तो मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि लिए जो लड़की वाले हैं वो उसकी बच्चे की दादी को जो है वो सोने की चूड़ियाँ दें, और इस तरह मैंने सुने हैं कि हारिस भाई कि वो डिमांड तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है, अपने ससुराल वालों को कह दो अम्मी के लिए सोने का सेट तैयार रखें। तो ये शादी के बाद भी डिमांड्स होती हैं। असल में जहेज की भी एक समझिए
एक हिस्ट्री है जहेज़ की भी। जैसे कि मैंने कहा ना कि एक नॉर्मल इंसान जब जाता है अपने घर से तो अपने कपड़े वपड़े साथ लेकर जाता है, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें। अगर किसी दूसरे शहर जा रहा है तो भी पतीली बर्तन भांडे भी साथ ले जाएगा, ये वो वाली चीज़ है। लेकिन ये कि कुछ माशरों में, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा माशरा है, उसमें कई माशरे हमारे जो है ना उन्होंने जन्म ले लिया है और वो खित्ते खित्ते के हिसाब से हैं। बिल्कुल। आप पठानों में चले जाइए, वहाँ पे जहेज़ का सिस्टम कोई नहीं है, सारा बार जो होता है वो लड़के वालों के ऊपर होता है। सिंध में भी अगर आप देखें तो जब लड़के वाले आते हैं तो बहुत सा साथ में, आजकल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले का ये रिवाज था कि अपने साथ अनाज और सब चीज़ें लेकर वो आया करते थे जो लड़के वाले होता है ना। तो ये तौर तरीके जो थे ना वो उसमें लड़की के ऊपर बोझ नहीं पड़ता, लड़की वालों के ऊपर। मुझे लगता है आपको कि लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, बोझ किसी पे भी नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, अच्छा, अब पंजाब के अंदर, पंजाब में ये जहेज़ का और उसका रिवाज थोड़ा सा ज्यादा है, उसकी भी एक वजह है। अब हम तो एक चीज उठा के दिखा रहे होते हैं, ये देखो ये आया है, ये देखो ये आया है, इसकी एक नहीं 50,000 का मैंने ऐसी शादी अटेंड। सुनो, इसकी एक वजह है, इसकी एक वजह है। जहाँ लैंडेड लोग होंगे ना, जहाँ पे चौधरी हैं, वडेरे हैं, सब कुछ है, इन लोगों के यहाँ गो के इस्लाम आपको हर चीज़ की, यानी विरासत में लड़की का पूरा हक है और उसको हर चीज़ मिलती है एक हिसाब से, जो कि हमारे मज़हब ने उसका एक तयन कर दिया है। पंजाब वगैरह में ख़ास तौर से जो कि लैंडेड लोग हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को आगे जैसे कहते हैं ना, बांटना नहीं चाहते। वो कहते हैं ये लड़कों के लिए होगा, ये फैमिली में रहेगा। तो शादी के वक्त वो जितना भी मैक्सिमम दे सकते हैं वो लड़की को दे के रुखसत कर देते हैं कि ये तुम्हारा हिस्सा हो गया। ये जनरल परसेप्शन ये है, कोई रिटन लॉ नहीं है। और अब उस लड़की का समझा दिया है, एक अनरिटन वो चीज़ है कि वो अपना हक नहीं मांगेगी विरासत में से। तो ये विरासत के सिलसिले हैं और ये चीज़ हम हिंदू कल्चर के अंदर भी बहुत है, क्योंकि वहाँ पे लड़की में वहीं से आई है आपा, लड़की की कोई विरासत नहीं होती, पहले क्योंकि लड़की की विरासत नहीं है। पाकिस्तान तो बाद में है, इसलिए वो आदत है। शादी का जो लाल जोड़ा है वो भी वहीं से आया है, वरना लोग कभी नहीं, लाल जोड़ा बेटे सारी दुनिया, जापान में जो ओरिजिनल है, जापान में सुर्ख जोड़ा ही पहना जाता था, जो जापानी असल, अगर आप वो असल में खुशी उरूसी रंग होता है ना, रेड जोड़ा जो है ना वो जापान में भी पहना जाता था। और कोई ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान से आया है, ये कहीं और से आया। लेकिन आपा काफ़ी मैंने मुस्लिम ममालिक में देखा है कि वाइट पहना जाता है, तो अगर यहाँ की दुल्हन कभी कोई वाइट या कोई लाइट कलर पहन ले तो उसको तो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं क्रिश्चियन है ये तो। मुस्लिम ममालिक के अंदर तो बहुत कुछ आजकल जो शादी के कपड़े वगैरह हैं वो वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं ज़्यादातर, इसलिए वो सफ़ेदी के ऊपर चले गए हैं बहुत, मगर हमारे यहाँ भी सुर्खी बाकी है। और जी जहेज़ में ये भी होता है कभी कभी कि वो जो कपड़े होते हैं लड़की के, कभी वो वैसे तो लड़के वालों की तरफ से आते हैं, शायद एक दिन का लड़के वालों की तरफ से, तो वो लड़की को पसंद ही नहीं आते बेचारी को, और वो उसका बड़ी बुरी शक्ल बना के बैठी होती है वो पार्लर के अंदर, और कह रही थी मुझे कपड़े नहीं अच्छे लगे मुझे ये कलर नहीं अच्छा लगा, भाई आ गए बस चुप करके पहन लो। कुछ लोग स्मार्ट हैं, वो तो खुद ही बना लेते साथ लेके जाते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ ये और भाई पूछ लो, लड़की से पहनना तो उसी को है ना, तो भाई उससे पूछने में क्या है। जहेज़ की बात भी देखा है सामने कि लड़की को जोड़ा दिलाया, ठीक है, उसकी ज्वेलरी दिलाई, वो एग्जैक्ट सेम जो है अपनी बेटी को बना दिया। लगता है मुझे ऐसे लोग कसम और से। वो उसको ज्यादा अच्छा कलर और उसको दुल्हन को फीका वाला उसी में, और अक्सर शादियों में दुल्हन से ज्यादा तैयार होकर एक औरत आई हुई होती है। अरे काशिफ भाई तो गाना सुनाने बड़ी देर हो गई। आज का जो टॉपिक चल रहा है जहेज़, हाँ, उस पे एक सॉन्ग है मैडम नूरजहां का, थोड़ा सा सुनाऊंगा। क्यों थोड़ा सा, क्यों पूरा सुना दे। दुनिया वालों जहेज़ की लानत आज तो है क्या कल भी रहेगी। दुनिया वालों जहेज़ की लानत आज तो है क्या कल भी रहेगी। बाप की इज्जत
आज तो है क्या कल भी रहेगी। जब लड़की दुल्हन बनती है घर को बेचा जाता है, कर्ज के पैसों से लड़की का रूप सजाया जाता है। भाई खुद को बेच के बहनों की डोली उठाते हैं, जेवर की खातिर माओ के कंगन तक बिक जाते हैं। सोने चांदी की ये नागन हमको कब तक डसती रहेगी। दुनिया वालों जहेज की लानत आज तो है क्या कल भी रहेगी। बाप की इज्जत माँ की ममता आखिर कब तक बिकती रहेगी। दुनिया वालों जहेज की लानत आज तो है क्या कल भी रहेगी। लड़की की बोली लगती है, सौदेबाजी होती है। नाम हो जिसका जितना ऊंचा उतनी कीमत लगती है। मुँह मांगी कीमत न मिले तो खाली डोली उठ जाती है। रहती दुनिया तक फिर लड़की बदकिस्मत कहलाती है। इंसानों की इस मंडी में कब तक बोली लगती रहेगी। दुनिया वालों जहेज की लानत आज तो है क्या कल भी रहेगी। दुनिया वालों जहेज की लानत आज तो है क्या कल भी रहेगी। बाप की इज्जत माँ की ममता आखिर कब तक बिकती रहेगी। दुनिया वालों जहेज की लानत आज तो है क्या कल भी रहेगी। आज तो है क्या कल भी रहेगी। आज तो है क्या कल भी रहेगी। हाँ काशी भाई क्या बात है आपकी, आपने तो माहौल ही चेंज कर दिया बहुत सारा। खूब बहुत खूब। अब देखो हमारा शायरी देखें कितनी अब ये देखिए कि हमारा मीडिया कब से कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। कितना पुराना ये गीत है जो कि बहुत अरसे पहले गाया गया था और जब ये महसूस किया गया था कि ये मसला जो है हल होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कि इस पे इतनी बातें हुई हैं, हर शख्स ने कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन इस चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत जगहों पे तो ऐसा भी होता है, बहुत जगहों पे ऐसा भी होता है कि सिर्फ जहेज ना लाने की वजह से खत्म नहीं जला कर दिया सके, जाता तालियां क्यों बजा रहे हैं आप लोग? और लोगों को हाँ वाकई खत्म नहीं कर सके, इज सैड। हाँ अच्छी बात की ना इसलिए। और खवातीन को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अखबारों में भी आए हैं और हमने पढ़े भी हैं, और जिनके रिश्ते नहीं टूटते या शादियां नहीं खत्म होती, उस से
उनकी ज़िंदगी बहुत मिजरेबल बना दी बहुत जाती है। मिजरेबल बना दी जाती कि है। वो नहीं लाए कुछ, उसके लिए उनको दिन रात ताने मिलते हैं। बड़ी तकलीफ ज़्यादा चीज़ है मुश्किल ये है। वाकई। अच्छा जी, कुंवर और फातिमा को हम खुदाफिज कहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बहुत अच्छा लगता है जब भी आप दोनों मेरे प्रोग्राम में आते हैं। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे और आपके बच्चे को बहुत बहुत कामयाबियाँ दे, आमीन सुमा आमीन। और जी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग बात हो रही है जहेज़ की, और जहेज़ क्या वाकई एक ऐसी लानत है कि जो हमारे माशरे का, हमारे घरों का, हमारी लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ रही। और इस पर हमने बात करने के लिए, मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, अल्लामा अब्दुल सत्तार सुखनवर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम में क्या कहा जाता है जहेज़ के बारे में, कि कितना देना चाहिए या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितना मांगना चाहिए? आप ज़रा बताएंगे, इस पर रोशनी डालेंगे कुछ? बिस्मिल्लाह। जहेज़ देखें, इस्लाम मना नहीं करता जहेज़ देने से, और ना ही तकाज़ा करता है, सही है, तकाज़ा भी नहीं करता। हाँ। तो ये मुआशरे के लिए जितना भी मतलब मुआफ़िक हो, जिसकी जितनी सहूलत हो, वो उतने हस्ब इस्तिताअत अपनी बच्चियों को जहेज़ दे सकता है शरई नुक्ता नज़र से। और चूँकि फ़ी ज़माना जो माहौल चल रहा है, जो मुआशरे में चल रहा है इस वक्त, इसकी जो वजह है वो शरई नुक्ता नज़र नहीं है। लोग जो जिस तरीके से दे रहे हैं कि नहीं डिमांड्स हो रही हैं और इतना नहीं इतना होना चाहिए, तो शरई पहलू में ये सब कुछ कतन नामुनासिब। सिर्फ किसी के ऊपर बोझ डालना और किसी के ऊपर जो है ज़बरदस्ती का तकाज़ा करना शरन इसका मना है। बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ठीक है। तो चूंकि जो दे रहा है, जितना कुछ भी दे रहा है, वो उसकी इस्तिताअत है, अपनी इस्तिताअत से दे रहा है, और चूंकि वो बेहतर है, जितना भी दे रहा है वो बेहतर है। और उसके अलावा जब अपनी बेटी और अपनी लख्ते जिगर कोई दे रहा है, जिगर का टुकड़ा कोई दे रहा है, तो इससे बड़ा जहेज़ कोई और हो नहीं सकता। तो माल का, दौलत का तकाज़ा करना, जहेज़ का, फ्रिज, टीवी, आज के फ़ी ज़माना जो चल रहा है उसकी डिमांड करना और मांग कर लेना, शरीयत इसको मना करती है। जो अपनी हस्बे तौफीक जो अपनी बच्ची को जितना चाहे कोई देना चाहे तो शरीयत मना नहीं करती। लेकिन आज वालिदैन ने ये सोचा है कि अगर हम अपनी बेटी को नहीं देंगे तो हमारी बेटी खुश नहीं रहेगी, तो अपने ऊपर हमने ज़बरदस्ती हमने एक वो थोप दिया है, तो ये भी हाँ बोझ डाल दी। अगर वो तकाज़ा नहीं कर रहे फिर भी हम कर रहे हैं, फिर भी हम अपनी ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, चाहे कर्ज़ लें, चाहे दुनिया से तकाज़ा करके फिर उसके बाद बेटी की शादी करने के बाद फिर हम जो है वो कर्ज़ उतार रहे होते हैं, ठीक है। कई कई साल गुजर जाते हैं, वो कर्ज़ इतना बोझ बन जाता है। अब जिसकी 4-4, 6-6 बेटियां हैं तो वो तो इस मामलात में धंस के रह जाता है। तो शरीयत इस चीज़ की वो नहीं करती। हाँ, तकाज़ा करने वालों के साथ आप रिश्ते तय नहीं करें। अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है, आप ज़बरदस्ती नहीं है कि आप करें। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी हैं कि जिनकी निकाह हो जाते हैं या मंगनियाँ हो जाती हैं, और फिर वो बेचारी बैठी रहती हैं, उनकी शादियों में देर हो रही होती, ताख़ीर हो रही होती है, चूँकि घर वालों के पास शादी के लिए, जहेज़ के लिए पैसा ही नहीं होता, वो पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं, और बैठे बैठे घर में उनकी उम्र जा रही होती है, 5-5, 6-6 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी है हमारे माशरे में, हम कुछ अपने अंदर ये राइज कर लिए अच्छे रिश्तों के चक्कर में, यानी कि ऐसा रिश्ता हो, अमीर हो, फलां उसके पास गाड़ी हो, हालांकि अपनी हमारी वो हैसियत नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के लिए हम ये सोच रखते हैं कि हमारी बेटी भरे घर में, बड़े घर में जाए, तो उस वजह से भी कुछ मामलात नहीं तय हो पाते, हमारी ये सोच है। हाँ, अगर देखा जाए शरई नुक्ता नज़र से, अगर शराफत देखी जाए, आपका होने वाला दामाद अच्छा है, शरीफ है, आमदनी में ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि वो अपना घर गुजर बसर कर सकता है, तो आपको रिश्ता दे देना चाहिए, बजाय इसके कि आप देखें कि उसके पास बंगला हो या उसके पास कार हो या उसके पास वो माल या वो बाहर कहीं मुकीम। हम आजकल हर शख्स इसी चक्कर में लगे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इसी में खूब, और उसी चक्कर में बेटियां घर की दहलीज पर बैठी बूढ़ी हो जाती हैं और रिश्ते तय नहीं हो पाते। तो ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। जहेज़ की जहाँ तक बात है, तो जहेज़ जितना वालिदैन की इस्तिताअत हो वो दें, और तकाज़ा करने वालों के साथ कतई वो रिश्ता ही ना करें। सही, बिल्कुल सही कहा। अच्छा,
कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे माशरे में कि जिनके पास है भी और वो देते भी हैं, लेकिन उनकी जो नीयत होती है वो ये होती है कि हमारी बेटी जब ससुराल में जाएगी तो दूसरी बहुओं से उसका ज़रा अपर हैंड रहेगा और वो उसका ज़रा रोब रहेगा, इसलिए हम उसको ज़्यादा दे रहे हैं। ये भी होता है। ये एक मैं वाली बात है। हाँ। मैं यानी हम चाहते हैं हमारा जो है वो डंका बजे, हमारा नाम हो, हमारा जो है बिरादरी में, तो खानदान क्या नीयत नहीं देखी जाती? ज़ाहिर सी बात है, आप देखें ना, अगर आप दे रहे हैं हर चीज़ में तो नीयत पहले होती है ना। और देखें हमने शादियों में यही चीज़ हमने रखी है, रिश्ते तय करने में हमने अपने आप को बड़ा रखना होता है। हमारा नाम जो है ना, कोई ये ना कहे कि ये या इन्होंने क्या दिया, बस इसी चक्कर में हम परेशान हैं। ज़बरदस्ती की परेशानी हमने खुद अपने ऊपर डाल रखी है। और जहाँ तक जहेज़ जो मांग रहे हैं वो भी लालच में है, और लालची लोगों के साथ कतई जो है रिश्तों की जो है ताल्लुक़ ना रखा जाए, क्योंकि वो रिश्ते फिर ख़राब ही रहते हैं। ख़राब रहते हैं। अल्लामा साहब, आजकल तो ये तक हो गया है कि वो आप हमारे बेटे को आप सेट कर दीजिए, उसको दुकान लेकर दे दीजिए, उसका बिजनेस आप लगा दीजिए, तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है दुरुस्त, बल्कि शरीयत को देखा जाए और अपने असलाफ की ज़िंदगियों को देखा जाए और शरई नुक्ता नज़र देखा जाए तो वो ये है कि लड़का खुद अपना जहेज़ तैयार करे। ठीक है, लड़का खुद देखें, मौला अली की आप सीरत को देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जो कायनात के लिए आइडियल है, नमूना है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। आज लोग कहते हैं कि हुजूर ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया था, यानी इस तरह की बात भी करते हैं, हुजूर ने दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जहेज़ दिया वो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो ज़िरा थी उन्होंने उसको फ़रोख्त किया हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। फिर हज़रत उस्मान गनी ने अपनी ज़िरा वापस आपको तोहफे में अता कर दी थी, हदिया दे दिया था। तो पता चला उसी से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबुएँ मंगाई, उसी से ही आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया घर का सामान अपने लिए आप ख़रीदें। तो गोया पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम कहते हैं कि हुजूर ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया, वो हज़रत अली की अपनी आमदनी में से, अपनी कमाई में से वो जहेज़ था। तो हमें चाहिए, अगर दूल्हा अगर शरई नुक्ते नज़र को देखते हुए अगर करते हैं तो उनको चाहिए, बल्कि गैरत का तकाजा भी यही है कि किसी की बेटी से ना मांगा जाए, ससुराल वालों पर जो है निगाह ना डाली जाए, बल्कि ये जहन में रखा जाए कि हमें अपनी गैरत और अपना वो करने के लिए हमें खुद मतलब आगे बढ़ चढ़ कर ये काम करना चाहिए। अपने घर को खुद बसाना है, हमने ज़िंदगी गुजारनी है तो हम अपनी मेहनत से करें, सबसे बेहतरीन तरीका ये। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं और एक बहन हमारी यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी जहेज़ की वजह से जिनका रिश्ता जो है वो ख़राब हुआ। हम उनसे बात करना चाहेंगे, ज़रा माइक दीजिएगा प्लीज़। क्या नाम है आपकी बेटी का? परवीन। परवीन जी। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ इनका रिश्ता आता और दहेज के वजह से वापसी हो जाता, रिश्ता मुकम्मल भी कर देते हैं, महीना रहता है, 2 महीने रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। क्या बात है भाई? तो वही है। कितने रिश्ते ख़राब हो चुके हैं अब तक? इनका 6-7 रिश्ता ऐसे ही ख़त्म हुआ है। वजह क्या? दहेज के वजह से। जहेज की वजह से? जी। नहीं, इनके 5-6 रिश्ते आए, तय भी हो गए, तकरीबन तय हो गए ना पूरी, और शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि जहेज वो डिमांड करते हैं आपसे? जी। वो मांगते हैं आपसे जहेज? जी। क्या मांगते हैं? ये पूरा फर्नीचर के साथ मांगते हैं, जेवर चाहिए, जेवर, फर्नीचर और गाड़ी चाहिए, स्कूटर। गाड़ी भी? जी। तो आप क्या कि मतलब आप क्या इस पोजीशन में हैं कि ये सब चीज़ें? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। आपके शौहर क्या करते हैं? ये हमारे शौहर काम करते हैं ऐसे मुलाजिम में। मतलब जाहिर बात है वो 14-15 लाख की गाड़ी नहीं ले सकते, जाहिर बात। जी नहीं, जब अपने घर का हालात ही हमारा सही नहीं हो सकता, कर नहीं सक रहे शौहर, तो वो इनको दहेज कहाँ से दें? और अब तक जितने भी रिश्ते वाले आए हैं उन्होंने यही सेम डिमांड्स की हैं। जी। और आपकी बेटी कुछ माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं? जी नहीं। कहीं काम वगैरह कर रही हैं क्या? कुछ भी नहीं। नहीं, अगर पढ़ी लिखी हैं तो उनको चाहिए मेरे ख्याल से। अल्लामा साहब, क्या इस सिचुएशन के अंदर ये बेहतर नहीं होगा कि खातून जो हैं पढ़ी लिखी भी है वो, तो वो कहीं अपना काम वगैरह शुरू करे, बजाय इसके कि घर में बैठकर, बिल्कुल घर में बैठकर वो बैठकर, और अगर बाहर भी निकलती हैं बापर्दा बाइज्जत रोजगार, तो कोई हर्ज की बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपा फिर भी वो इतने पैसे, गाड़ी के पैसे नहीं, पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस तरह से क्या होता है कि एक लड़की जो है वो
न मालूम किन वसवसों का और खदशों का शिकार हो जाती है और एक एहसास कमतरी उसमें पैदा हो जाती है। और देखें ये चीज़ है, शरीयत इस चीज़ को क़तन मना करती है। अब इस माशरे के अंदर हम करते हैं, हम जहेज़ जिसको बरी कहते हैं, पूरे रिश्तेदारों में पूरे ख़ानदान वालों को ला के दिखा रहे होते हैं, ये जनाब हम अपनी बेटी को दे रहे हैं या ये बरी है, ये सामान है। उसमें ये नहीं सोचते कि कितने देखने वालों की बच्चियां या वो बच्चियां जो आई हुई देखने के लिए, उनमें कितनी है कि वो एहसास कमतरी का शिकार होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी वो देखेंगी कि ये जितना जहेज़ इसको दिया जा रहा है, काश हमारे वालिदैन इस काबिल होते कि वो जो है। तो इसमें चाहिए आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, आप लाख दें या करोड़ दें, आप इस तरीके से दें कि दूसरी की बेटी को रुसवा नहीं करें, उसको एहसास कमतरी का शिकार नहीं करें। आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, आप कार दें, बंगला दें, जो भी देना है दें, लेकिन दूसरे की बेटी को एहसास कमतरी में मुब्तला न करें। तो हम ये चीज़ दिखावे के तौर पर सब कुछ कर रहे होते हैं। और एक ये बात कि हम ये तो दिखावे वाली चीज़ें और ये तो डिमांड्स हैं जो लड़के वाले करते हैं, लेकिन अक्सर मैंने नोट किया गैर ज़रूरी अशिया भी दी जाती हैं कि जिस घर में आप जा रहे हैं वो घर खाली घर नहीं है, वहाँ पे सब कुछ होगा, मतलब शदीद गैर ज़रूरी अशिया, तो वो भी देने से आई गेस हमें गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जितना भी हम पैसा बचाएंगे और जितना भी हम तरीके से खर्च करेंगे उसको ज़्यादा बेहतर होगा। हम जिस घर में जा रहे हैं वहाँ पे बाथरूम में भी सारा सामान होगा, वहाँ पे कमरे में भी सारा सामान होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें दें जितनी लड़की को ज़रूरत है, मगर ये नहीं कि आप मग भी दे रहे हैं, बाल्टी भी दे रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या जा रहा है, लोटे भी जा रहे होते हैं, मतलब ये क्या सीन है। ये भी हो सकता है कि जब आप जहेज़ दे रहे हैं, अगर वो भरा घर है पहले से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सब कुछ है, तो बजाय इसके कि आप ट्रक लाद कर सामान का देने की बजाय आप देख रहे हैं कि आप हाँ उसकी नकद रकम दे दें, या वो ताकि उससे बरसरे कोई अच्छा अपने लिए रोज़गार का जो है वो अपना कर सकें, या कोई प्लॉट की सूरत में अगर मतलब अपना रहें तो उस सूरत में दें, ताकि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं दें बल्कि उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दें, अगर आपके पास इस्तेताअत है। अगर नहीं है तो और सबसे पहले तो ये जो सास को चूड़ियाँ जाती हैं 12 नहीं 4 नहीं, बालियाँ नन को ये जा रहा है, ये तो हमें खत्म करना पूरे पूरे खानदान के जोड़े भाई नहीं देते तो वो छीन लेती हैं, जो लड़की की आई हुई चीजें ये बोले कानों से उतरवा लेती हैं भाई, मैंने तो ये तक देखा है। अच्छा देखें, ये सारी बातों इनका खुलासा हम अगर देखें तो हमारे घरों में भी ये चीज़ें सब राइज हैं। सिर्फ बात करने से ही इसका हल नहीं है, बल्कि हर शख्स को अमल करना होगा। ठीक है, हम जितने लोग भी इस टॉपिक पे बात करते हैं, बाहर हमारे साथ कितने इन बातों को शेयर करते हैं, तो हम जब तक खुद इस अमली तौर पर हम इस चीज़ को हम नहीं निकालेंगे अपनी ज़िंदगियों से, तो मुआशरा जो है इसी तरह चलता रहेगा। जैसे अभी अब बात चल रही थी, पहले से ही मतलब इस पर काम चल रहा है, बहुत अरसा पहले से चल रहा है, लेकिन तब्दीली क्यों नहीं आ रही? हम खुद बदलना नहीं चाहते। बात बिल्कुल सही बात है ये, जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे। और इस मामले में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमारे माशरे में लड़की वालों का पल्ला थोड़ा सा हल्का होता है, लड़के वाले जो हैं वो ज़रा ज़्यादा एक कमांडिंग पोजीशन में जिसे कहते होते हैं। तो ये मैं समझती हूँ जिनके बेटे हैं और जब वो अपने बच्चों की लड़कों की शादियाँ करने जाएं तो वो ख़वातीन ये बात भूल जाएं कि उनके साथ क्या सलूक हुआ था। बिल्कुल। वो ये ना सोचें, वो सोचें कि वो तो उनके साथ हुआ था वो गलत था और उसको रिपीट ना किया जाए। अगर उसको वो रिपीट करेंगे कि आए हमारी सास ने भी हमारे कानों से बुंदे उतरवा लिए थे तो मैं भी अपनी बहू के कानों से बंद, हालांकि उसको ये सोचना चाहिए कि क्योंकि मुझे कितना बुरा लगा था जब मेरे कानों से उतरे थे, तो इस बच्ची के साथ मैं ये जुल्म ना करूं। तो और लड़के वाले जो है ना ख़ास तौर से अगर स्टैंड लेंगे और लड़के वाले अगर थोड़े से मजबूत बनेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएंगी। कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं, माएँ ऐसी होती हैं जो कि बाद में पछता रही होती है, क्योंकि जब वो डिमांड्स करते हैं कि जी हमें फ्लैट भी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, जब वो लड़की वाले सब कुछ देते हैं तो फिर उसके बाद वो बेटा जो है वो 2 महीने बाद बेटी को लेकर अपनी बीवी को लेके उस घर में शिफ्ट हो जाता है और माँ बहनों को छोड़ देता है। ये भी देखा गया हुआ है, ऐसा बिल्कुल हो रहा है और ये अक्सर हो रहा है। इधर शादी हुई महीने 2 महीने के बाद जो है अब माँ बाप हैं, उन्होंने सब कुछ किया, ख्वाब देखें, लेकिन वो ख्वाब वहाँ जाकर चिकनाचूर हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात, एक बुनियाद आपने मुस्तकिल बुनियादों पे उठाई नहीं है, वो बुनियाद जब उसके पिलर मजबूत नहीं है तो यकीनन वो अपने उरूज पे जाके गिर जाएगी। और जब जहेज में सारी चीज़ें मौजूद हो गई हैं, जब फ्लैट भी आ गया, मोटरसाइकिल भी आ गई है, घर की चीज़ें भी आ गई, तो एक घर तो तैयार है, वो तो फ़ौरन वहाँ जाके रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और गुफ्तगू करेंगे इसी बारे में। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी ज़िंदगी।
है जहेज़ पर, और जहाँ से ये बात शुरू होती है वो रिश्तों की बात होती है कि जी अच्छे रिश्ते आएँ। और अच्छे रिश्ते क्या होते हैं? अच्छे रिश्ते वही होते हैं कि जो आपकी बेटी को अपनी बेटी समझकर अपने घर लेकर जाएं। वो ऐसा ससुराल हो जो कि आपकी बेटी से उसी तरह प्यार करे जिस तरह से आप करते हैं, और वो लड़का जो आपकी बेटी को लेने आए वो इतना गैरतमंद हो, उसके अंदर इतनी गैरत हो कि वो उस लड़की के घर वालों को जहेज़ की वजह से या कुछ और उनकी डिमांड्स हो उसकी वजह से परेशान ना करे या तकलीफ ना दे या ब्लैकमेल ना करें। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि शादी से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले लिस्ट आ जाती है कि जी ये सब आपने देना है, और पहले वो बताते नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब तो जब ये फंस जाएंगे सही से, तो फंस गए। उसके बाद जब कार्ड वार्ड बढ़ जाते हैं उसके बाद कहा जाता है कि जी हमें अब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। जाते हैं ना लड़की वाले। हाँ, क्योंकि उनको पता होता है अब तो कहीं जाने नहीं, इज्जत के लिए तो सब कुछ करेंगे, मांगेंगे, उधार लेंगे, जो भी करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक तो कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं लड़कियों को जो यहाँ बैठी हैं, लड़कियों की माओं को, जो अच्छे रिश्तों के लिए वो वजीफ़ा करें और वो कारामद हो कि उनके अच्छे रिश्ते आएँ जो कि सिर्फ लड़की के में इंटरेस्टेड हों कि जी हाँ लड़की हम लेके जाना चाहते हैं, बजाय इसके कि उसके साथ जो चीज़ें आ रही हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट। बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखिए इसमें हमें देखना तो पहली जो आप बात कर रही हैं उसमें ये देखना होगा जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, ससुराल में जाकर खुश रहे और घर में जो है वहाँ खुश हो, तो हमें ये भी सोचना होगा कि अगर हमारे घर में जो बहू आ रही है, हम ला रहे हैं जिसकी बेटी को, उसे भी खुश रखना होगा हमें। ठीक है, हम ये देखते हैं हमारी बेटी तो खुश रहे, लेकिन जो आ रही है जिसको हम ला रहे हैं, जो जिसको बहू बना रहे हैं, उस पर हमारा होल्ड हो। वो चूँकि घर के सारे काम सारे एहतमाम उसी के ज़िम्मे हो जाते हैं, और हमारी बेटी जो घर में वहाँ मलका हो, जो वहाँ रानी हो, और जो है आने वाली जो बहू है वो नौकरानी। तो ये सोच हमें बदलनी होगी। हमारे माशरे में यही हो रहा है, हम चाहते हैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, दूसरे की बेटी को हम खुश नहीं देखना, यानी सोच बदलने का, सोच बदलनी। जिस तरीके यकीनन ये मकाफात अमल है, अगर आपकी बेटी अगर अपनी बेटी को हम खुश देखना चाहते हैं तो दूसरे की बेटी को खुश रखना होगा। अगर हम अपनी बेटी जो बहू लाए हैं वो खुश रखेंगे, उसको खुश रहेगी वो, तो हमारी बेटी भी जिस घर जा रही है वहाँ पे खुश होगी। ठीक है, तो ये सोच हम बदलेंगे तो मुआशरे में जो है इंशाल्लाह इसका अच्छा फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि अच्छे रिश्तों के लिए सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी, ठीक है ना, नमाज़ पढ़ें। क्यों हमारे यहाँ नमाज का जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, लेकिन नमाज़ों की बहुत कमी है, सुस्ती है, और इस बारे में कुरान करीम ने सख्ती से कहा फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन। ख़राबी है उन नमाजियों के लिए जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। ये सिर्फ उनके लिए नमाजें तो पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उनके लिए, और जो नहीं पढ़ते वो पढ़ते हैं, कभी देर से पढ़ ली कभी क़ज़ा पढ़ ली, तो उनके लिए ख़राबी है। वाइल दोज़ख की वादी है, चूँकि उनको वहाँ डाला जाएगा। नमाजियों की बात हो रही है जो सुस्ती करते हैं। और यहाँ फरमाया अल्लज़ीना हुम युराऊन, और रियाकारों के लिए भी जो दिखलावे की ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए भी ख़राबी है। तो हम नमाज की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे सारे मामलात हल होंगे। अच्छे रिश्तों के लिए भी यही है कि नमाज की पाबंदी हो। ठीक है, नमाज पढ़ने के बाद आप या लतीफ़ु या अल्लाहु या वदूदु या अल्लाहु 313 मरतबा रोज़ाना, जिस बच्ची का रिश्ता ना आता हो या आकर बात ना बनती हो, जिनके रिश्ते जो है टूट जाते हों, वो कसरत के साथ या लतीफ़ु या अल्लाहु या वदूदु या अल्लाहु इसका विर्द करें, या फिर एक वक्त में फ़जर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद बैठकर 313 मरतबा अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हुए इस वजीफ़े का ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 40 दिनों के अंदर बेहतरीन और अच्छा मुखलिस रिश्ता इंशाअल्लाह उनकी दहलीज़ पे आएगा इंशाअल्लाह। एक बात मैं यहाँ और जवेरिया कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ आम तौर से बच्चियों की तालीम पर इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता। उसकी वजह ये होती है कि शायद कि भी इनका क्या है, तो जितनी भी है शादी हो जाएगी, ये तो चली जाएंगी। लेकिन आज की दुनिया में मैं ये समझती हूँ कि हर लड़की को इतना तालीम याफ्ता ज़रूर होना चाहिए कि अपना बोझ वो किसी सूरत से खुद उठा सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो MA PhD ही करे, किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग में जाए, मतलब कपड़े सीना ही उसको आ जाए, लेकिन प्रोफेशनली खाना पकाना आ जाए, प्रोफेशनली हर चीज़। इन चीज़ों की बहुत डिमांड है, और ये कहना कि लड़कियों के लिए कोई जगहें नहीं है काम करने की, जगह बहुत निकल आती हैं, लेकिन उनके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। घर से भी कर सकती हैं। हाँ, कपड़े सीने वीने का जो जी, मैंने एक प्रोग्राम मैंने किया था, FM का प्रोग्राम था, जिसके अंदर मैंने एक कोई खातून जो आती थी वो घर से ऑपरेट करती थी,
और उनको मैंने यही समझाया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर औरत घर के बाहर जाकर काम करे, घर के अंदर बैठकर भी वो बहुत कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनकी आमदनी भी होती है। एक खातून थी तो वो खाना बहुत अच्छा पकाती थी और उनके मियाँ किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे और बहरहाल वो छाँटी हुई क्या हुआ और उन्होंने अपना उनकी जॉब जो थी वो चली गई। अब क्या करें, बच्चे तो पालने हैं, घर का किराया तो देना है, बिजली के बिल तो दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि घर में से मैं खाना पकाना शुरू करूं। खाना पका के वो मियाँ जो थे वो जो चीज़ कबाब थे या जो भी चीज़ थी वो जाके उन्होंने इस तरह से मार्केटिंग जो उनकी थी वो मियाँ की वो हो गई और वो जाके उन्होंने होटलों वगैरह के अंदर देने शुरू किए। शुरू हुआ चंद दर्जन कबाबों से, अब माशाल्लाह उनके यहाँ उन्होंने अपने घर के अंदर बाकायदा किचन बना लिया है। घर में बैठ कर साथ घर में बैठ के ये सारा काम, अच्छा मर्द का काम भी हो गया। उनकी जो जॉब छूटी थी तो वो समझिए एक फैमिली एंटरप्राइज हो गई और सब लोग मिलकर वो काम करने लगे और उनकी दुकानों के ऊपर उनका जो प्रोडक्ट है वो अब मतलब बिल्कुल ये बहुत अच्छा तरीका और शरीयत इससे मना नहीं करती। हर लिहाज से औरत मर्द का साथ दे सकती है, घर में एक तकाज़ा है ना, घर में बैठकर ये बहुत आराम से ये तरह कपड़े सीना हुआ, बच्चों को पढ़ाना हुआ, चाहे वो कुरान शरीफ पढ़ाना हो, चाहे आजकल ट्यूशन का इतना रिवाज है, हर तरफ ट्यूशन की आवाज़ आती है। अगर आप पढ़ी लिखी हैं अपने घर में एक छोटा सा ट्यूशन क्लासेस खोल लीजिए और मोहल्ले के बच्चे ही आएंगे, 4 पैसे ही कमा लिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ। मैं यही कह रही थी कि एक बहुत मशहूर कहावत है कि when there is a will there is a way। अगर आप चाहें तो आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए चाहना बहुत ज़रूरी है। तालीम और आजकल सिर्फ हिम्मत करने से काम नहीं चलता, आपके साथ आपके पास कोई तालीम होनी चाहिए, कोई एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसके बलबूते पे आप खड़े रहे। सिर्फ वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, आपकी बात काट रहा हूँ, वालिदैन की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उन बच्चियों को इतना सेल्फ सफिशिएंट कर दे कि शादी अगर नहीं भी होती है तो वो अपने घर वालों पर बोझ ना बने। बिल्कुल बिल्कुल देखें, और फिर आज की बेटी कल की माँ है, उसने एक ख़ानदान को संभालना है। बिल्कुल। तो ये बच्ची जो हमारे सरकार की हदीस भी है कि आज जिसकी 2 बेटियां हों वो अच्छी किफ़ालत करे, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करे और फिर उनको रुखसत कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि उस शख्स को जन्नत में मेरे ऐसे करीब कर देगा जैसे ये 2 उंगलियां पसली। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखिए ना, जो बाहर के लोग हैं, जो लड़के बाहर हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, और मेरी लोगों से मुख्तलिफ़ औक़ात में बात भी हुई इस सिलसिले में, तो उनको तलाश होती पढ़ी लिखी प्रोफेशनल लड़की की, क्योंकि अगर वो शादी करके यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में भी लेकर जाते हैं तो वो घर में बैठ कर क्या आसमान तकती रहेगी? ना वहाँ पे अम्मा है, ना अब्बा है, ना कोई और है, मियाँ के साथ वो चली गई। अगर वो कहीं काम कर लेती है तो उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है और पैसे भी कमाते हैं, बच्चे भी अच्छे। सोचें जो है ना बड़ी महदूद हो गई। हम सोचते हैं अगर बेटी को पढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, एक मुआशरा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, एक बात है। लेकिन शरीयत मना नहीं करती, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह सरकार वाले ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, सब पर इल्म हासिल करना फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। बिल्कुल ठीक है ना, वो तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करना मना नहीं है। और तालीम के लिए उन्हें जहाँ जितना भी आगे जाना पड़े उनको जाना चाहिए, तालीम हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े, लेकिन इल्म वो करें जिससे आपका दुनियावी फायदा हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि क्या करेंगे, पढ़ लिख के क्या कर लेना है, कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बन जाना, वो उस पे भी नहीं बढ़वाते बच्चों को। ये जाहिलाना सोच है, वो ज़माना जहलियत में भी यही होता है। कुरान करीम ने भी बयान किया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, के जब बच्चियां पैदा होती थी उनके यहाँ तो उनको मनहूस तस्वुर करते थे और उनके चेहरों पर जो है वो कालापन आ जाता था, गुस्से से भर जाते थे वो लोग। तो कुरान करीम ने वो उनको कहा जाता बेटी होगी तो उनके चेहरे वो हो गए। हालांकि अल्लाह ने फरमाया बेटी जो है वो रहमत है और नेमत से बढ़कर रहमत होती है कि रहमती वसिया कुल्ला शै, अल्लाह की एक मुस्तकिल रहती है ना। जी हाँ, अल्लाह की एक रहमत जो है वो सारी कायनात से ज्यादा है और जिसको रहमत मिल जाए उससे बढ़कर वो कुछ नहीं हो सकता। वो बेटी है, ठीक है, वो बेटी है। तो हमें बेटी की कदर करना चाहिए और उसको अच्छी तालीम दिलवाएं, उसको अच्छे उसके लिए करें तो बहुत अच्छी बात है। और जहेज से इस लानत से बचते हुए अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी।
मलाइक जी, और बात हो रही है जहेज़ पे बात चल रही है। अच्छा, एक खातून हमारे साथ मौजूद है, वो कोई बात करना चाहती हैं ऑडियंस में। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी बस ज़्यादा नहीं टाइम लूँगी, थोड़ा ही बोलूँगी। मैं इतना बोलूँगी जहेज़ के लिए ये कि आजकल एक स्ट्रेंड बहुत चल चुका है कि हम जैसे ही हॉल में दाखिल होते हैं, शादी हॉलों में या कहीं भी, तो 4-5 LCDs लगा दी जाती है वहाँ पे गाड़ियों की, और स्कूटर गाड़ियाँ जो गाड़ी दे रहा है वो गाड़ी की, नहीं तो स्कूटर की पब्लिसिटी हो रही होती है। देखा होगा आप लोगों ने भी ये देखा होगा, तो हो रही होती है। अब ये होता है कि सब लोग कहते हैं वो गाड़ी मिल रही, वो कहते हैं स्कूटर मिल रही। इस तरह से ये होता है कि जो नए जिनकी शादी होने वाली होती, कमिंग शादी होने वाली होती, उनके दोस्त उनको चढ़ा रहे होते बैठे हुए, देखो अब तुम्हारे को क्या मिलता है, क्या मिलता है। इस तरह ये होता है कि ये भी पब्लिसिटी इस तरह से लोगों को लोगों को बहुत परेशान करती है इस तरह से ना, ताकि लोग फिर इस तरह वो दूसरे जो बच्चे जिनकी नई शादी होने वाली होती है वो गिल्टी फील कर होते हैं, यार उसको तो ये कुछ मिल गया, मुझे ये सब नहीं मिला। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे निकम्मे और नाकारा मर्द होते हैं कि जो शादी करते ही इसलिए हैं जी कि हमारे पास 2-4 चीजें आ जाएंगी। बिल्कुल। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ऐसी लड़कियां ढूंढते हैं कि जो ऑलरेडी जॉब कर रही हो, ताकि हम तो नहीं निकम्मे, तो जॉब करने वाली आएगी तो वो जॉब करती रहेगी और हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी करने की। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। मैं सोचती हूँ ऐसे लोगों के ज़मीर नहीं होते, पता नहीं कैसे। करना भी कोई बुराई नहीं है। मैं खुद जॉब करती हूँ, मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, जॉब करती हूँ। अगर मियाँ बीवी दोनों मिलके जॉब करें और अच्छा चलाएं, मोहब्बत के साथ, एक आपस में समझौते से एक दूसरे की बात सुने, तो घर बहुत अच्छा चलता है। इसलिए कहती हूँ कि लड़की को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम लोग ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि बच्चों को में लड़कों में ज्यादा खाने पे भी तवज्जो देते हैं, उनकी अच्छी तालीम पे भी तवज्जो देते हैं, लड़कियों पे नहीं करते। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों पे तवज्जो, ताकि दोनों मिलके अपने घर बहुत अच्छा घर चला सके, उनके बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख जाए। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे? शरीयत ने औरत का जो बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है, और इसके अंदर जो है मर्द को हाकिम करार दिया। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, वो औरतों पर हाकिम, कमा कर दें, उनकी जिम्मेदारी है। अगर बेटा है तो वो जो है कफ़ालत करे बूढ़ी वालदा की, अगर शौहर है तो अपनी बीवी और बच्चों की कफ़ालत करे, अगर बाप है तो अपने बच्चों की कफ़ालत करे। तो ये शरीयत ने, मगर मुआशरे में अगर देखें दूसरे मजहबों में ये चीज़ नहीं मिलती। औरत दिन रात पिस रही है, दिन रात पिस रही है, और उसको जो है कोई ये हकूक़ हासिल नहीं है। ये इस्लाम वाहिद वो मजहब है जिसने औरत को ये मकाम और मर्तबा, बल्कि यही औरत है जिसकी आज लोग कदर नहीं करते। शरीयत मुस्तफ़ा में इस औरत को ये मकाम दिया कि अगर ये औरत माँ है तो अल्लाह ने इसके कदमों में जन्नत को रख दिया। सुभान अल्लाह, क्या हमें बात कदर करनी चाहिए। और जी तमाम गुफ्तगू का और तमाम बहस का ख़ुलासा यही निकलता है कि अल्लाह ताला ने जो हमें एक इतना प्यारा मज़हब इस्लाम दिया है, अगर हम उसके ऊपर चलें और अल्लाह ताला के फ़रमान पे और अहादीस मुबारका के बुनियाद को, उसको अपनी बुनियाद बना के अपनी ज़िंदगी को गुजारें, तो सिर्फ शादियों में ही नहीं, ज़िंदगी के और उमूर में भी हम लोग बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये जहेज़ वहेज़ की इस तरह के और भी बहुत सारे मसाइल हैं ज़िंदगी में, सिर्फ जहेज़ ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में और बहुत सारे मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल से हम बच सकते हैं। तो इसका वाहिद तरीका यही है कि अल्लाह ने जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताया है, हम उस पर अमल करें, उस पर चलें, तो हमारी ज़िंदगियाँ सुकून से गुजरेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सलामा साहब, थैंक यू आपा, आपका भी और आपका भी बहुत शुक्रिया सादिया। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी ज़िंदगी। अल्लाह। सतरंगी।